कैपेसिटर के लिए फिक्स होता है। मैक्सिमम कैपेसिटी तो फिक्स ही होगी, कैपेसिटेंस चेंज नहीं करेगा, चार्ज या पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता। इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब चार्ज इधर फ्लो होना शुरू हुआ तो मान लो इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश, इस पे चार्ज आ गया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मॉन्ट। तो आज बच्चों मैं क्लास 12 का एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूं और आज जो मैं लाया हूं वो है एक कैपेसिटर। ये बच्चों एक कैपेसिटर, और ये आज का टॉपिक भी हम लोगों का कि कैपेसिटर होता क्या है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। देखो ये चार्ज को किस तरह से स्टोर करके रखा है। अगर मैं इसको स्पार्क कराऊं तो ये कुछ इस तरह स्पार्क होता है। इसमें दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होते हैं, एक नेगेटिव प्लेट होते हैं इसके अंदर। और इसका काम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं बच्चों। ये आपने फैन में लगा हुआ देखा होगा इस तरह का कैपेसिटर। ये लगभग 3.15 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस कैपेसिटर का वर्क क्या होता है बच्चों, क्या काम होता है और ये क्या होता है एक्चुअली में। सबसे पहले तो ये जानेंगे कैपेसिटर के बारे में। इससे रिलेटेड हम लोग जेईई मेंस का क्वेश्चंस करेंगे, नीट का क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों ये कैपेसिटर। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है ना। कैपेसिटर होता क्या है तो एक्चुअली, और इसकी जरूरत ही क्यों है बच्चों। ये जो मैंने अभी आपको स्पार्क करके दिखाया इस तरह का डिवाइस, इसकी जरूरत क्यों है। तो देखो कोई चीज को स्टार्ट होने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज होते हैं उसको स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में करंट चाहिए, ठीक है। जैसे टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, जैसे हैवी कोई मशीन होता है, जैसे एसी रहता है तो उसको 25 से 30 एम्पियर बच्चों करंट चाहिए, ठीक है। अब इतना करंट कहां से डाले, ठीक है। कोई भी चीज जब स्टार्ट करो, जैसे फैन को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट में होने में फैन को स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। तो वो एनर्जी प्रोवाइड कौन करवाएगा, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है कैपेसिटर। जैसे आप एक चीज सोच सकते हो कि जब आप साइकिल चलाते होगे तो शुरुआत में जब साइकिल पे आप बैठते हो तो आपको पैडल पे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है साइकिल को स्टार्ट करने के लिए। और जब साइकिल स्टार्ट हो जाता है, चलने लगता है, मोशन में आ जाता है, तब आपको धीरे धीरे आप पैडल मारते हुए निकल सकते हो। यानी जब चलने लगता है तो आपको कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है या कम वर्क करने की जरूरत पड़ती है, और जब स्टार्ट करते हो तो ज्यादा वर्क करने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह बच्चों फैन को जो स्टार्ट होने में थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, ठीक है। तो वो करंट प्रोवाइड कौन कराएगा, वो करंट प्रोवाइड कराएगा कैपेसिटर, ये डिवाइस, ठीक है। ये जो डिवाइस होता है बच्चों ये एक ही साथ चार्ज को बूम से छोड़ता है। जैसे मान लो किसी डिवाइस को स्टार्ट करवाने के लिए 25 से 30 एम्पियर चाहिए, ठीक है। तो कैपेसिटर एक ऐसा, जैसा मैंने आपको भी बताया, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अचानक से चार्ज को छोड़ता है। यानी करंट का आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, I = होता है Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर हम कम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो करवाए तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये कुछ ही टाइम में तुरंत से चार्ज छोड़ देता है, जिसके कारण सर्किट में या कोई भी हैवी मशीन होता है उसमें अचानक से बहुत हैवी करंट पास करता है और वो उसको स्टार्ट कर देता है। और जब स्टार्ट हो जाने के बाद वो स्मूथली चलेगा, वो कम करंट पे भी चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। जैसे फैन स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट होने में बस होने भर की देरी है। जब स्टार्ट फैन हो गया उसके बाद चलने में इसको बहुत कम एनर्जी लगता है, तब वो करंट जो नॉर्मली घर में आता है करंट, उस करंट से लगातार वो चलता रहेगा। अगर पंखे में आप कैपेसिटर नहीं लगाओगे तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, तो आपको पंखा को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, स्विच ऑन करके थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी उसको देना पड़ेगा, तब जाके वो लगातार चलने लगेगा। तो कैपेसिटर का काम होता है बच्चों चार्ज को स्टोर करके रखता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो जो डिवाइस या जो कंडक्टर चार्ज को स्टोर करके रखता है उसे कहा जाता है कैपेसिटर, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो कैपेसिटर होता है इट्स अ डिवाइस which can store charge। चार्ज का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है उसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर, ठीक है। तो आपने एक डिवाइस का नाम सुना होगा, रेसिस्टर का नाम। रेसिस्टर ये होता है बच्चों, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, इसको हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध ये एक डिवाइस है जिसका नाम है रेसिस्टर, जो करंट को कंट्रोल करता है। आपने पढ़ा होगा कि ये डीसी करंट को कंट्रोल करता है रेसिस्टर। और ये
इसका जो वैल्यू होता है बच्चों, रेसिस्टर का क्या वैल्यू है, ये कितना करंट का विरोध कर सकता है, जो वैल्यू निकालते हैं इसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। इसको कितने करंट को रोकने की क्षमता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस होता है। उसी तरह कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है बच्चों, ये कैपेसिटर भी एक डिवाइस है। जिस तरह से रेसिस्टर का ये सिंबल होता है उस तरह से कैपेसिटर का ये सिंबल होता है। जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है उसको कैपेसिटर बोलते हैं। और कितना स्टोर करके रख सकता है, कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रख सकता है, इस एबिलिटी को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखने वाले हैं द एबिलिटी ऑफ अ capacitor, the ability of a capacitor to store charge is called its capacitance। मुन्निया रे मुन्निया, देखो ओहो ये कौन सा कलर आ गया, इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जितना चार्ज, जो बॉडी में एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, और कैपेसिटेंस को बच्चों सी से दर्शाया जाता है। कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय सी। कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय सी। चलो अब कैपेसिटेंस बॉडी का निकालेंगे कैसे हम लोग। कोई भी बॉडी का चार्ज स्टोर करने का क्षमता कितना है ये कैसे पता करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए तो पता करेंगे हम लोग कौन सा कंडक्टर कितने चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए देखो हर कंडक्टर का, जैसे कंडक्टर के ये शेप पे डिपेंड करता है, उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर्स का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, सी बराबर कितना फॉर्मूला होगा। देखो बच्चों, कोई भी बॉडी को जब चार्ज दिया जाता है, कोई भी बॉडी को अगर मान लो कोई स्फीयर है, इसको हम चार्ज दिए, चार्ज ले लो भाई, चार्ज ले लो, चार्ज ले लो, चार्ज ले लो, चार्ज ले लो। ठीक है, तो मान लो क्यू चार्ज दिए, जिसके कारण इसका पोटेंशियल हो गया वी के बराबर। इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ गया, वी, क्योंकि आप चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ऐसा देखा गया कि चार्ज जो जितना देते हैं पोटेंशियल भी उतना ही बढ़ता है, यानी कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्यू प्रोपोर्शनल टू होता है वी के। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, बराबर का साइन डालोगे तो एक कांस्टेंट टर्म आता है सी के बराबर। तो Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है। यहाँ पे C बराबर हो जाएगा बच्चों Q बाई वी। C बराबर Q बाई वी, यानी कि C को ही कहा जाता है बच्चों, C को यहाँ पे कैपेसिटेंस कहा जाता है। कैपेसिटेंस कंडक्टर का ये क्या है, कैपेसिटेंस है। ये इस गोले का कैपेसिटेंस है कि ये कितना चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। और ये फॉर्मूला आ जाता है C बराबर Q बाई वी। चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल को ही कैपेसिटेंस कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका यूनिट अगर निकालोगे बच्चों तो Q का यूनिट होता है कूलम्ब और V का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, तो कूलम्ब पर वोल्ट को एक नाम दिया गया फेराड। फेराड नाम दिया गया। ठीक है, फेराड को हम लोग F से नोट करते हैं। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, फेराड के बराबर। यूनिट कैपेसिटेंस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हो जाएगा बच्चों इज फेराड, यानी कि F के बराबर। ठीक है, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है बच्चों। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल भी धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो कैपेसिटेंस ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई कंडक्टर है, हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करे, तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाई V। इसका मतलब देखो कोई भी बॉडी को अगर हम चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल भी धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब मान लो इसका पोटेंशियल बढ़ गया, इस पे चार्ज पहले से है ही मान लो, और मान लो हम इनफाइनाइट से इसको और चार्ज देना चाहते हैं। सपोज करो इनफाइनाइट से हम डी की चार्ज को धीरे 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 से मेरी जिंदगी स्फीयर पे आना, ये डी क्यू चार्ज लेकर के हम धीरे धीरे जा रहे हैं इधर। जैसे ही हम इधर जाना स्टार्ट करेंगे तो इस पे जो चार्ज रहेगा बच्चों वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इसके लिए मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्क मुझे करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं
कि पोटेंशियल कम हो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज इस स्फीयर पे दे सके, ज्यादा से ज्यादा चार्ज इस कंडक्टर को हम दे सके। इसके लिए इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज दें और ये कंडक्टर ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाए, यानी कि इसकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो ओवरऑल यही कोशिश रहता है कि इसका पोटेंशियल कम हो और इस पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज हम दे सके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q/V का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ गए सही। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, मेथड टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का हम लोग कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, सबसे पहले क्या करूं सर, सबसे पहला काम करना है आपको, सबसे पहले कंडक्टर को चार्ज देना है। चार्ज, ये लो चार्ज रे, चार्ज रे, चार्ज रे, चार्ज रे। देखो बच्चों, अगर किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे उठा उठा के, मान लो DQ चार्ज है इनफाइनाइट पे, और हम इसके धीरे 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 इसको स्फीयर के पास लाए, यानी कि इस पे देना है मुझे ये चार्ज। लेकिन अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा ज्यादा। मान लो इसको वर्क करना पड़ा, DQ चार्ज को ले जाने में DW वर्क करना पड़ा। ठीक है, और भी कई चार्ज है DQ, छोटे छोटे चार्ज है जो इनफाइनाइट पे, जिसको मुझे इस स्फीयर पे लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क करवाना होगा ताकि ये इस पे जाके जमा हो जाए। ठीक है, ऐसे में क्या करना पड़ता है बच्चों कि वर्क ज्यादा करना पड़ता है अगर पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। तो जैसे भी हो, कंडक्टर को पहले क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर को चार्ज देना पड़ेगा। एट फर्स्ट चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर। सबसे पहले कंडक्टर को क्या देना पड़ेगा, चार्ज। तो मान लो हमने इसको Q चार्ज दे दिया। ठीक है, उसके बाद इस वक्त Q चार्ज देने के बाद इसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज किया, यानी कितना पोटेंशियल आ गया, ये निकाल लो पहले। तो देखो बच्चों, ये क्या है, ये एक सिंगल कंडक्टर सिस्टम है। सिंगल कंडक्टर, एक ही स्फीयर है बच्चों, एक ही स्फीयर, ये सिंगल कंडक्टर है। तो सिंगल कंडक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सरफेस पर सिर्फ पोटेंशियल निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको डबल कंडक्टर सिस्टम दिया रहेगा, दो प्लेट दिया रहेगा, एक पॉजिटिव प्लेट दिया रहेगा, एक नेगेटिव प्लेट, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब यदि मान लो इस दोनों प्लेट में ये दोनों प्लेट मिल करके जो एक डिवाइस बनाया कैपेसिटर, ये कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसको कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस को कैसे निकालेंगे। तो हम दोनों चार्ज के बीच या दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, यदि दो प्लेट होता है बच्चों, दो चार्ज बॉडी रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डबल कंडक्टर सिस्टम। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे बच्चों, अभी सिर्फ जान लो कि ये डबल कंडक्टर सिस्टम है। डबल कंडक्टर सिस्टम है, पूरे चैप्टर में तो यही पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम करना है, अगर सिंगल कंडक्टर सिस्टम है तो पोटेंशियल निकालिए, और अगर डबल कंडक्टर सिस्टम है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। ठीक है, find potential if it is a single conductor system, it is a single conductor system रे, सिंगल कंडक्टर सिस्टम। और अगर डबल कंडक्टर सिस्टम है तो मैंने क्या कहा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। आने से उसके आए बाहर, थर्ड नहीं है बच्चों, यही है कंडक्टर सिस्टम। एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस इफ इट इज अ डबल कंडक्टर सिस्टम, इट इज अ डबल कंडक्टर सिस्टम, डबल कंडक्टर सिस्टम। ठीक है, कंडक्टर सिस्टम। तो सिंगल कंडक्टर रहेगा तो पोटेंशियल निकालेंगे, और डबल कंडक्टर सिस्टम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। चलिए, थर्ड नंबर क्या है बच्चे, अप्लाई कर दो फार्मूला रे, फार्मूला अप्लाई द फार्मूला फार्मूला को अप्लाई कर दो, C इक्वल टू Q/V अप्लाई कर दो टू फाइंड कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, C बराबर Q/V का फार्मूला आप अप्लाई कर दोगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो बच्चों, मैं जरा देख लूं प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग अपने निरंतर सीमा पे है। चलो अब देखो बच्चों, अब देखो
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड का मतलब जानते हो ना, आइसोलेटेड का मतलब होता है जिसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं होता है बच्चों, यानी कोई बाहरी फील्ड इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है स्फीयर को, है ना। ये अपने मौज मगन में जंगल में पड़ा हुआ है, ठीक है, तपस्वी की तरह जो अपना तपस्या करता रहता है पहाड़ों के बीच में, पूरी दुनियादारी से मतलब नहीं रहता है, उसको आइसोलेटेड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लीजिए एक स्फीयर है आपके पास, ठीक है। इसका मैंने रेडियस मान लिया बच्चों r के बराबर, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया बच्चों कि ये जो C इक्वल टू क्यू बाई वी हमने फॉर्मूला लिखा है, ध्यान देना, C इक्वल टू क्यू बाई वी हमने फॉर्मूला लिखा है, तो अगर चार्ज को बढ़ाएंगे तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एक बात हम लोग जान ले पहले, क्या चार्ज को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बच्चों चार्ज के बढ़ाने से पोटेंशियल भी उतना ही टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज को आप 2 गुना करोगे तो पोटेंशियल भी 2 गुना हो जाएगा, तो दोनों का रेशियो क्या रह जाएगा, फिक्स रह जाएगा। तो कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का वो कांस्टेंट होता है। चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता होती है किसी कंडक्टर की वो फिक्स होती है, ऐसा समझो नेचुरली फिक्स है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, अर्ज किया है कि जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस C जो होता है, कैपेसिटेंस C इज इंडिपेंडेंट ऑफ IN, एक ही में है बच्चों, कैपेसिटेंस C इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज Q एंड पोटेंशियल V। ये क्या बोल गए सर, ये क्या बोल गए, Q और V दोनों पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि कितना Q जितना टाइम्स बढ़ेगा चार्ज उतना ही टाइम्स पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, इसीलिए दोनों का रेशियो फिक्स हो जाएगा। मान लो चार्ज को आप 2 गुना कर दिए तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब इस दोनों का रेशियो तो Q बाई V के बराबर ही रह गया, इसी को तो C बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली में क्या होता है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। आइए अभी जो आपको स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल के बताएंगे, इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ इसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस जो होता है वो सिर्फ कंडक्टर के डायमेंशन पे, मीडियम पे, कंडक्टर किस मीडियम में रखा हुआ है इस पे भी, और उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो जरा कि ये रेडियस r है स्फीयर का, अब इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से d की चार्ज उठाएंगे हम इनफाइनाइट से और यहां तक पहुंचाएंगे हम ये प्लस चार्ज, फिर यहां से फिर इनफाइनाइट से यहां तक चार्ज पहुंचाएंगे प्लस चार्ज, मतलब कुल मिला के इसको कुछ चार्ज दो, स्फीयर बैठा है माला चार्ज दो, चार्ज का भूखा है ये, इसको मैंने चार्ज दे दिया, टोटल चार्ज मैंने दे दिया इसको Q। तो फर्स्टली जो स्टेप था उसमें क्या देना था, चार्ज देना था, तो चार्ज मैंने दे दिया इस पे Q, मैंने दिया, लो चार्ज हो जाए, चार्ज दे दिया मैंने। अच्छा उसके बाद ये सिंगल कंडक्टर सिस्टम है बच्चों, तो दूसरा रूल क्या था कि सिंगल कंडक्टर सिस्टम अगर हो तो इसका आप पोटेंशियल निकालिए, तो पोटेंशियल एट द सरफेस कितना होगा, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज, स्फेरिकल चार्ज होता है बच्चों, आपको फॉर्मूला बताया गया है लास्ट क्लास में, पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा KQ बाय रेडियस के बराबर। इसके सरफेस पे कहीं भी पोटेंशियल निकालोगे तो KQ बाय R के बराबर आता है, क्लियर है ये चीज। और K को आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा पोटेंशियल इसके स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है सर, ठीक है। आप Q निकाल लिए, V निकाल लिए, देयरफॉर कैपेसिटेंस इसका निकाला जा सकता है बच्चों, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस C का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा Q बाई V के बराबर, अब Q का वैल्यू कितना है रे, Q का वैल्यू Q ही है रे, और V का वैल्यू है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो Q और Q गया, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटेंस होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का, ये होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर, ठीक है। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ
कैपेसिटेंस ऑफ, किसका कैपेसिटेंस है ये? स्फेरिकल कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कोई भी अगर स्फेरिकल कैपेसिटर रहेगा उसका कैपेसिटेंस होगा बच्चों C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है C प्रोपोर्शनल टू R है, ना कि C प्रोपोर्शनल टू Q है या C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ऐसा नहीं है, फॉर्मूला में क्या है, सिर्फ R है। और रेडियस का मतलब हो गया यहाँ पे बच्चों, जितना बड़ा रेडियस रहेगा उतना ज्यादा कैपेसिटी होगा, यानी कि उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करने की क्षमता होगी। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन इसका कैपेसिटी बच्चों बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। इसके चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता होती है, इसकी कैपेसिटेंस बहुत कम होती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में सारा चीज पढ़ लेंगे। उसके बाद आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ोगे तो वो चीज आसान हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलो, अब ये कितना एनर्जी स्टोर करके रख सकता है बच्चों? ठीक है, ये कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रख सकता है ये कैपेसिटर? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर कितना एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस बहुत कम होता है। अंदाजा इससे लगा सकते हो कि अगर मैं R का वैल्यू, अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं R का वैल्यू 1 मीटर रखूं, यानी एक गोला लूं मैं, एक गोला जिसकी जिसका रेडियस 1 मीटर के बराबर हो, 1 मीटर के बराबर रेडियस वाला एक गोला लिया मैंने, ये कितना, इसका कितना कैपेसिटी होगा बच्चों, ये जानना जरा, इसका कितना कैपेसिटी होगा। R का वैल्यू 1 मीटर के बराबर होगा तो C का वैल्यू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। और आपको पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ के बराबर। ठीक है, तो इसका जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹। तो ये वैल्यू होगा 1/9 × 10⁻⁹ के बराबर। इसको सॉल्व करोगे अगर दिया जाएगा 0 पॉइंट और 9 1 9 1 0 बचेगा 0.11 × 10⁻⁹। यदि इसको सॉल्व करोगे तो 1.1 × 10 मेरे हिसाब से -10 हो जाना चाहिए। इतना फैराड आएगा। इतना फैराड का मतलब हो गया 1.1 × 10⁻⁻, ये हो जाएगा कुलम। फैराड किसको बोलते हैं बच्चों? कुलम पर वोल्ट को, कुलम per वोल्ट। यानी 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए सिर्फ इतने चार्ज की जरूरत है। बात समझो, या इतना चार्ज दोगे तो 1 वोल्ट बढ़ जाएगा पर यूनिट वोल्ट, कुलम पर वोल्ट है ये। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वोल्टेज कम बढ़े, चार्ज का वैल्यू ज्यादा हो, वोल्टेज कम बढ़े, चार्ज का वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि चार्ज डालने से चार्ज भी हम ज्यादा से ज्यादा डाल सके और वोल्टेज भी कम हो सके। ये वैल्यू कितना छोटा है ये समझ सकते हो आप। यानी इतना बड़ा गोला, 1 मीटर का रेडियस वाला गोला, ये इसका कैपेसिटी है 1.1 × 10⁻⁻, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है बच्चों। ठीक है, तो बाद में देखेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग को यूज में नहीं आता है, यूज में आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आगे पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, डबल कंडक्टर सिस्टम यूज होता है बच्चों। चले, इससे रिलेटेड कुछ बच्चों हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं जिससे जेईई में क्वेश्चन आते हैं, नीट में क्वेश्चन आते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले देख लें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, कोई भी कैपेसिटर कितना एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, उसकी क्या क्षमता है ये निकालते हैं हम लोग। सपोज करो ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कोई कंडक्टर है, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है बच्चों। तो हमने क्या किया है, हमने यहां से डी क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाया, सरफेस तक लाया। ठीक है, तो बच्चों यहां पे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो डी क्यू चार्ज को यहां पे लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। मान लो यहां पे चार्ज है, कुछ चार्ज है यहां पे, ठीक है, फिर हम डी क्यू चार्ज को उठा के यहां लाएंगे तो यहां कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पोटेंशियल के विरोध में वर्क करना होगा, क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल रहेगा बच्चों तो आपको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ज्यादा वर्क करना होगा। इसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लो डी क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, dw वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, अब एक चीज को समझना है जरा, ये कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हो कितना होता है। ठीक है, तो
हम लोग क्या जानते हैं कि V का जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल, जैसे मान लो कि यहाँ इनफाइनाइट से डी क्यू चार्ज को यहां तक लाएंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बच्चों V बराबर डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। ऐसे भी आप यदि यहां से इनफाइनाइट से इस सरफेस, इसके सरफेस तक यहां पे लाओगे डी क्यू चार्ज को, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा बच्चों, वर्क डन या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये निकाल सकते हो, वी एस माइनस वी इनफाइनाइट, वी एस माइनस वी इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा वर्क डन इन मूविंग डी क्यू चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू वी एस। मान लो डब्ल्यू डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, ठीक है। और चार्ज, कितने चार्ज को हम लाए थे, डी क्यू चार्ज को, तो पर यूनिट चार्ज, तो हम लोग लिख देंगे डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। समझो बात को, यहां से यहां पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा ये निकालने के लिए आप क्या करते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जितना एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ये पोटेंशियल का परिभाषा आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला देखो, वीएस को मैंने वी मान लिया, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया, ये बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी क्यू के। तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, वी बराबर डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इंटू डी क्यू के बराबर। इसका मतलब डी क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना होगा वो होगा वी इंटू डी क्यू। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डी क्यू चार्ज हम इनफाइनाइट से क्या किए, ले गए यहां तक। मान लो यहां से भी इनफाइनाइट से फिर से एक डी क्यू चार्ज को यहां तक लाए, और ऐसे चार्ज लाते लाते रे इस पे पूरा चार्ज भर दिए, इस पे पूरा चार्ज भर दिए। इस चार्ज को यहां तक लाने में बच्चों क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। और जितना एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा यहां तक लाने में वर्क करना पड़ा वही वर्क डन इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हो इसको, या पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये स्टोर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करवाने के लिए आपको वर्क करना पड़ा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, ठीक है। In moving dq charge from infinite to the conductor, from infinite to the conductor, अगर dq चार्ज को हम इनफाइनाइट से इस कंडक्टर तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। देन work is required to be done, work is required to be done by, work is required to be done by external agent, external agent। और ये वर्क डन जो है बच्चों, this work done is stored as इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द कंडक्टर। कंडक्टर में यही चीज, यही जो वर्क डन होगा बच्चों, ये वर्क डन एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो डी क्यू चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। स्मॉल वर्क डन जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, जिसका वैल्यू होगा वी इंटू डी क्यू के बराबर। वी कहां का पोटेंशियल है, यहां का पोटेंशियल है, यानी इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है V, तो V इंटू डी क्यू होगा। अगर हम ऐसा बहुत सारा डी क्यू चार्ज इनफाइनाइट से यहां तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट से इस कंडक्टर तक, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसको भी ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू, इसको भी ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू। और चार्ज है, बहुत सारे चार्ज इस पे लाए हम, यहां से इनफाइनाइट से बहुत सारे चारों तरफ से चार्ज लाए, तो सबको ले जाने में डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करें, नेट वर्क डन निकालने के लिए क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। देयरफॉर नेट वर्क डन जो हो जाएगा W बराबर ये हो जाएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, और डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है बच्चों, V इंटू डी क्यू के बराबर। अब मैं यहां पे एक फॉर्मूला लगाने वाला हूं, मान लो इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, ये फिक्स है बच्चों, ये फिक्स है, कैपेसिटेंस C का वैल्यू फिक्स होता है। अब समझना इस चीज को मैं क्या बोलने वाला हूं। देखिए जैसे किसी के खाने का लिमिट एक फिक्स होता है ना। अब कोई आदमी दुबला पतला है तो वो 2-3 रोटी 4 रोटी खा लेगा, बहुत हो गया।
अब कोई जो मोटा पैसा है, अब वो 50 रोटी भी खाया जा रहा है उसको, उससे तो वो उसकी कैपेसिटी है कि वो मान लो 20 रोटी 50 रोटी, मान लो 20 रोटी की कैपेसिटी है, वो खा सकता है। मान लो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे ज्यादा ये नहीं खा सकता है। तो इसका लिमिटेशन है खाने का, कितना ही खा सकता है। उसी तरह हर कंडक्टर का कितना चार्ज मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, उसकी ये कैपेसिटी है। ठीक है, जो कितना मैक्सिमम चार्ज वो स्टोर कर सकता है। तो हर कंडक्टर का क्या होगा, नेचर अलग अलग होगा, और हर कंडक्टर का क्या होता है कि वो फिक्स होता है, वो कितना चार्ज स्टोर करके रखेगा। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने ये बोल के भेजा है कि भाई जा भाई, ये कंडक्टर तुम्हारा इतना अच्छी कैपेसिटी हुआ, ठीक है, और यही कैपेसिटी लेके तुम पूरी जिंदगी जीना। ठीक है, ऐसा समझो। तो हर कंडक्टर का क्या होता है, कैपेसिटी फिक्स होता है, और ये सी कांस्टेंट टर्म होता है बच्चों किसी भी एक पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए। तो W इक्वल टू हो जाएगा V dq। V का वैल्यू हम रखने वाले हैं, C का वैल्यू क्या होता है बच्चों, Q बाई V के बराबर, जानते हो। तो यहां से V का वैल्यू निकाल लो Q बाई C के बराबर, क्योंकि C एक कांस्टेंट टर्म है, जो कि एक कांस्टेंट मिलेगा तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन के बाहर। तो V बराबर हो जाएगा Q बाई C के बराबर, और ये हो जाएगा dq। एक मिनट, मैं इसको स्मॉल q मान ली बच्चों, स्मॉल q, क्योंकि यहाँ पे मैंने dq लिखा है, dq लिखा है, तो ये मैंने मान लिया q बाई c बराबर q बाई v। तो v बराबर हो जाएगा q बाई c के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे v बराबर लिखने जा रहा हूँ q बाई c के बराबर, और इंटीग्रेशन होगा q के रिस्पेक्ट में। q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो बच्चों शुरू में इस पे चार्ज क्या था, इनिशियल चार्ज इस पे क्या था, मान लो 0 था। शुरू में कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं था, q बराबर 0 था इनिशियली। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मान लो इस पे चार्ज आ गया, फाइनल चार्ज आ गया q के बराबर। जैसे जैसे हम dq चार्ज देते गए, फाइनल चार्ज कितने के बराबर आ गया, q के बराबर। यानी यहाँ चार्ज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो पहले चार्ज 0 था और बाद में कितना चार्ज हो गया, q चार्ज हो गया। अब इसको इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं, 1/c बाहर आ जाएगा, q का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों q स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से q तक। तो q के बदले आप q ही रख दो, तो वर्क डन हो जाएगा बच्चों q स्क्वायर बाई 2c के बराबर, और यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। यही वर्क डन जो किए है इस पे चार्ज को ले जाने में, यही वर्क डन इस कंडक्टर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो यही W का वैल्यू बच्चों U के बराबर हो जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, और ये वैल्यू हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2c के बराबर। ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है। ठीक है, यह है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी कौन सा एनर्जी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको बोल सकते हो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, ये इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c। अब मैं बच्चों इसको क्या करने वाला हूं, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आया, ये q और c के टर्म में आया है। मैं चाहता हूं कि एनर्जी का फॉर्मूला v और q के फॉर्म में है, q के फॉर्म में आए, और मैं चाहता हूं कि एनर्जी का फॉर्मूला v और c के फॉर्म में आए। ठीक है, इसमें तो q और c दिख रहा है, मैं चाहता हूं इस फॉर्मूला में v और q दिखे, मैं चाहता हूं इस फॉर्मूला में v और c दिखे, और क्या क्या चाहते हैं आप सर। तो जैसा तुम लोग चाहते हो बच्चों वैसा ही चाहते हैं। चलो ध्यान से देखना, u बराबर फॉर्मूला आया है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है q स्क्वायर बाई 2c के बराबर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अच्छा, u इन टर्म्स ऑफ q और c के फॉर्म में तो आ गया, u इन टर्म्स ऑफ c एंड v। हम चाहते हैं यही फॉर्मूला में ये u का जो फॉर्मूला है वो c और v के टर्म में आए। तो h u इक्वल टू है बच्चों q स्क्वायर बाय 2c। अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया, तो हम q को हटाने चाहते हैं। q को हटा दो, c और v के फॉर्म में जो लाना है। तो q इक्वल टू होता है cv के बराबर, q इक्वल टू cv के बराबर। तो मैं यहाँ पे q के बदले cv लिखने वाला हूँ, तो q स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c, c और c कैंसिल हो गया, और u का वैल्यू आ जाएगा बच्चों हाफ cv स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। यदि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस C है, उसका पोटेंशियल V है, तो एनर्जी स्टोर कर सकता है हाफ CV स्क्वायर। उसमें कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हाफ CV स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं कि कैपेसिटर नाचे, नहीं, U इन टर्म्स ऑफ Q एंड V,
Q एंड V। U जो है वो Q और V के टर्म में आए, Q और V के टर्म में। तो देखो ये C और V के टर्म में है, C और V के टर्म में, तो C का फॉर्मूला Q और V के टर्म में रख दो, ठीक है। तो U इक्वल टू एच, U इक्वल टू है हाफ CV स्क्वायर, तो मुझे C को यहां से गायब करना है, तो C का फॉर्मूला जानते हो Q बाय V के बराबर होता है। तो मैं चाहता हूं यहां पे, मैं चाहता हूं C के बदले Q बाई V लिख दूं, इंटू V स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर एक V कट जाएगा बच्चों, ये मिलेगा आपको QV बाई 2 के बराबर। यानी एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया QV बाई 2, QV बाई 2, ये होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो U का 3 फॉर्मूला आया बच्चों, यहां ध्यान देखना, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का तीन फॉर्मूला आया, U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C, एक फॉर्मूला ये आया, हर एक फॉर्मूला आया U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा बच्चों, और एक फॉर्मूला आया U बराबर QV बाई 2। देयरफॉर हम तीनों फॉर्मूला को एक साथ लिखना चाहते हैं। U का फॉर्मूला या तो होगा Q स्क्वायर बाई 2C, या होगा हाफ CV स्क्वायर, या होगा QV बाई 2, QV बाई 2। ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर होता है, ठीक है। इसको भी नोट किया जाए, इसको भी नोट किया जाए, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ज्वाइनिंग चार्ज कैपेसिटर। अगर हम किसी चार्ज कैपेसिटर को, दो चार्ज कैपेसिटर आपके पास, मान लो एक कैपेसिटर है जिस पे चार्ज है Q1, इसका पोटेंशियल है V1 और इसका कैपेसिटेंस है C1 शुरू में, ठीक है। और मान लीजिए इसका रेडियस है R1 के बराबर, ठीक है। चलो 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 बढ़े चलो, और एक हमारे पास एक और गोला, एक ठो और गोला है, और इस गोले का रेडियस है, इस गोले पे रहता है एलियन, एलियन पे चार्ज है Q2, और इसका पोटेंशियल है V2 और इसका कैपेसिटेंस है C2, ये है C1, ये है C2, ठीक है। अभी इनिशियली ये कंडीशन है बच्चों, इनिशियली ये है कंडीशन। इनिशियली अगर मैं बोलूं कि ये स्फीयर का नाम है A, इस स्फीयर का नाम है B, ठीक है। ये स्फीयर है A, ये स्फीयर है B, एक पे चार्ज है Q1, एक पे चार्ज है Q2, एक का पोटेंशियल है V1, दूसरे का पोटेंशियल है V2, एक का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का कैपेसिटेंस C2। ये समझना जरा मैं ये क्या बताने वाला हूं। अब देखो बच्चों टॉपिक क्या है, अब आना टॉपिक पे जरा। टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ज्वाइनिंग चार्ज कैपेसिटर्स। ये दो कैपेसिटर आपके पास है, ठीक है, और इसको मैं एक वायर से कनेक्ट करने वाला हूं, ये वायर से कनेक्ट करने वाला हूं, कंडक्टिंग वायर से, जिसके कारण एक स्फीयर में से दूसरे स्फीयर में चार्ज का फ्लो होगा। इसको R2 मान लो बच्चों, ठीक है। एक स्फीयर में से दूसरे स्फीयर में चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो कहां से कहां होता है आप जानते हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसमें देखना होगा किस स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा है, किस स्फीयर का पोटेंशियल कम है। चार्ज हमेशा फ्लो करता है बच्चों हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। इनिशियली हो गया ये ए और बी पे स्फीयर पे चार्ज है, लेकिन हमने क्या कर दिया सर, ये आपने ये लाइन से ज्वाइन कर दिया, मैंने स्फीयर ए को स्फीयर बी से एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब वायर से कनेक्ट होने के बाद कुछ चेंजिंग आएगा बच्चों, कुछ चेंजिंग, बड़ा स्फीयर मैंने बना दिया पहले ही। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, ये स्फीयर है, उस वैसे यही ए स्फीयर को थोड़ा सा मैं छोटा बना देता हूं, थोड़ा सा छोटा, ये रेडियस है R1 और ये थोड़ा सा बड़ा था, चलो मैं स्फीयर को R2 मान लूं रेडियस, ठीक है। ये स्फीयर है B। जब हम लोग इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो कुछ चार्ज इसमें से इसमें फ्लो हो जाएगा रे बच्चा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे चार्ज चेंज हो जाएगा, और कब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा बच्चों, तो सपोज करो मान लो कि इसका पोटेंशियल है V8 और इसके सरफेस पे पोटेंशियल है, सॉरी V1 मान चुके हैं ना, इसका पोटेंशियल V1 मान चुके हैं, इसका पोटेंशियल V2 मान चुके हैं, ठीक है। और सपोज करो V1 इज ग्रेटर देन V2 है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, और हम लोग जानते हैं कि चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैं जिस दिन भुला दूं
तेरा प्यार दिल से, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ये चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, वायर से इस दोनों स्पेयर को वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। मान लो इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश। देखो ये चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा बच्चों जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज का फ्लो होता है। तो जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज का फ्लो नहीं रुकेगा। तो मान लो कुछ टाइम के बाद इसका पोटेंशियल भी V हो गया, इसका पोटेंशियल भी V हो गया, लेकिन बच्चों यहाँ पे चार्ज चेंज कर जाएगा। मान लो इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश, पहले कितना चार्ज था Q1, अब कितना चार्ज हो गया Q1 डैश, और इसका कैपेसिटेंस था पहले C1 और अब हो जाएगा कुछ नहीं C1 ही रहेगा। मैंने क्या कहा था बच्चों, कैपेसिटेंस का वैल्यू किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी तो फिक्स ही होगी, कैपेसिटेंस चेंज नहीं करेगा चार्ज या पोटेंशियल चेंज होने से। ठीक है, दूसरे कैपेसिटर पे मान लीजिए चार्ज आ गया Q2 डैश, Q2 डैश। ठीक है, ये पहले इस पे चार्ज कितना था, दूसरे वाले स्पेयर पे Q2 था, अब दूसरे वाले स्पेयर पे चार्ज कितना आया Q2 डैश। ठीक है, पोटेंशियल हो गया V और इसका कैपेसिटेंस होगा C2। कैपेसिटेंस पहले भी C2 था, आज भी C2 है। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, 100 साल पहले भी कैपेसिटेंस इस कंडक्टर का C1 था, इसका C1, इसका C2, इसका भी C2। तो फाइनली क्या हुआ बच्चों, फाइनली क्या हुआ सर, तो फाइनली ये हुआ कि A और B पे जो चार्ज है वो हो गया, इस पे A पे चार्ज होगा Q1 डैश, B पे चार्ज हो गया Q2 डैश। A का पोटेंशियल हो गया V और B का भी पोटेंशियल हो गया V। A का जो कैपेसिटेंस था वो C1 और दूसरे वाले का कैपेसिटेंस C2। ये फाइनली ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम इसमें कुछ करना चाहते हैं, कुछ निकालना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं हम, पब्लिक, ये भारत, ये जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि ये Q1, ये कंडीशन पहले दिया हुआ है बच्चों, इस पे चार्ज Q1 है, पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटेंस C1 है, इसका चार्ज दिया हुआ है Q2 है, पोटेंशियल V2 है, चार्ज C2 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इसको वायर से कनेक्ट कर दें तो चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जाएगा, तो फाइनली इस पे कितना चार्ज बचेगा, यानी Q1 डैश का मान क्या होगा और Q2 डैश का मान क्या होगा, ये दोनों आपसे पूछेगा, ये दोनों आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, यदि शुरू में इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था, शुरू में, अब पोटेंशियल कॉमन हो गया इसका दोनों का V, तो अब कितना होगा ये निकालना है। तो बच्चों ये जो चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश वायर को लगाने के बाद आया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल चार्जेज। पहले हम लोग निकालने वाले हैं रेसिडुअल चार्जेज। ठीक है, ठीक, हाँ, इसके लिए हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, और मैं अब थोड़ा सा इसको छोटा करने वाला, छोटा बच्चा छोटा हो जाए। हाँ, यहाँ जा, और थोड़ा सा मैं इसको भी चेंज करना चाहूँ रे, और मैं इसको फाइनली यहाँ ले आया। ठीक है, अब निकालना है मुझे बच्चों, क्या निकालना है, क्या फाइनली ये कंडीशन हो चुका है। सबसे पहला कंडीशन है बच्चों कि रेसिडुअल चार्जेज आप कैसे निकालोगे। रेसिडुअल चार्जेज किसको बोलेंगे बच्चों, रेसिडुअल चार्जेज का मतलब हुआ कि जब दोनों कैपेसिटर को आप वायर से कनेक्ट कर दिए तब दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा, दैट इज रेसिडुअल चार्जेज है यहाँ पे Q1 डैश एंड Q2 डैश। और ये हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता Q1 डैश Q2 डैश कितना है। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सहारा लेंगे। शुरू में इस दोनों सिस्टम पे चार्ज कितना था, इस पे Q1 था, इसमें Q2 था, तो इनिशियली चार्ज था Q1 प्लस Q2। फाइनली कितना चार्ज हो गया, इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश, इस पे आ गया Q2 डैश। ठीक है, अरे यही दोनों स्फीयर है भाई, यही दोनों फिगर अलग अलग है बस। Q1 डैश, इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश। ठीक है, अब देखो जरा, शुरू में जो चार्ज था वो था Q1 प्लस Q2 सिस्टम का,
अभी चार्ज कितना था Q1 प्लस Q2 इस सिस्टम का। इसी दोनों को जब हम वायर से कनेक्ट कर दिए तो चार्ज हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसको मैं लिखने वाला हूं Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, तो पहला इक्वेशन तो ये हो गया। टारगेट क्या है? Q1 डैश Q2 डैश निकालना। अब जरा एक चीज देखो जरा कि अगर मैं इसके लिए Q1 का फॉर्मूला लगाऊं, किसके लिए अच्छा इसके लिए Q1 डैश का फॉर्मूला लगाऊं, Q1 डैश, तो ये हो जाएगा बच्चों Q1 डैश बराबर ठीक है एच Q1 डैश का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, यहां से Q बराबर निकालेंगे तो Q का फॉर्मूला होता है C बाई V। तो इसके लिए C क्या है? C1 और V क्या है? V1। ठीक है, और अगर मैं इसके लिए Q2 डैश के का फॉर्मूला लगाऊं इसके लिए तो ये हो जाएगा C2 बाई V के बराबर। अगर मैं यहां से देयरफॉर Q1 डैश बाई Q2 डैश अगर निकालूं, Q1 डैश बाई Q2 डैश, तो ये आ जाएगा C1 बाई V और C2 बाई V और V कट जाएगा, ये हो जाएगा C1 बाई C2 के बराबर। तो यहां से हम Q1 डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं Q2 डैश के टर्म में। Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1 बाई C2 इंटू Q2 डैश, और ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, इस Q1 डैश का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रेंड फर्स्ट क्या आएगा? फ्रेंड फर्स्ट इक्वेशन है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो मैं Q1 डैश के बदले C1 बाई C2 इंटू C1 बाई C2 ठीक से लिख दूं रे, ठीक से C1 बाई C2 इंटू Q2 डैश आ जाएगा, और प्लस Q1 डैश का मान रख दिया प्लस Q2 डैश। यहां से बच्चों Q2 डैश निकालोगे Q2 डैश, तो ये आएगा Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2 इंटू C2। इसको सॉल्व करोगे Q2 डैश निकालोगे Q2 डैश, तो ये वैल्यू आता है Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2 इंटू C2। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला को मैं यहां लिखने वाला हूं, यहां लिखने वाले Q2 डैश बराबर आया है Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2 इंटू C2। इस हिसाब से अगर मैं Q2 डैश का मान यहां रख दूं, Q2 डैश का मान, तो यहां से किसका मान निकल जाएगा? Q1 डैश का। लेकिन मैं मान नहीं रखने वाला हूं, इतना टेंशन मत लो, ये रेसिडुअल चार्जेस है बच्चों। जब इसी दोनों को हम लोग क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट कर दिए, तब इस पे चार्ज आ गया, पहले वाले पे Q1 डैश, दूसरे वाले पे Q2 डैश आ गया। ठीक है, इसी यही फॉर्मूला देख करके आप Q1 डैश भी लिख सकते हो। तो Q1 डैश का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, और बदले में यहां हो जाएगा बच्चों C1 के बराबर। ये दोनों फॉर्मूला, ये है रेसिडुअल चार्जेस। ये है क्वेश्चन में अगर रेसिडुअल चार्जेस बोलेगा तो समझ जाना कि दो कैपेसिटर को वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, तब उसके बाद का चार्ज पूछा जा रहा है। कनेक्शन के बाद कितना कितना चार्ज आएगा स्फीयर पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसको याद रखें। क्लियर है? चलो अब देखो जरा, ये जो कॉमन पोटेंशियल आया बच्चों, V यहां पे क्या है? V यहां पे है कॉमन पोटेंशियल, यानी कि चार्ज का फ्लो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या है बच्चों? दूसरा हम लोग को निकालना है कॉमन पोटेंशियल। ये कॉमन पोटेंशियल क्या है सर? अभी पता चलेगा। कॉमन पोटेंशियल है V के बराबर। तो V बराबर क्या होगा बच्चों? टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज क्या होता है? Q बाय टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना है बच्चों? टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 के बराबर, या आप लिख सकते हो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही है। Q1 प्लस Q2 जितना आएगा उतना ही Q1 डैश प्लस Q2 डैश भी आएगा। ठीक है, तो आप साफ साफ देख सकते हो टोटल चार्ज हो गया। V बराबर फॉर्मूला भी होता है, याद करो, V बराबर Q बाई C होता है, Q बाई C, Q टोटल बाई C टोटल। तो टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस हो गया C1 प्लस C2। Q का मान C1 V1 रख सकते हो, Q2 का मान C2 V2 रख सकते हो, क्योंकि Q बराबर होता है C इंटू V। ठीक है, बाई C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा बच्चों। कॉमन पोटेंशियल के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और होता है इसमें। एक चीज क्या होता है सर?
एक चीज होता है बच्चों, जब भी किसी दो कैपेसिटर को किसी वायर से कनेक्ट करेंगे और चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। इसके पास भी कुछ एनर्जी था, इसके पास भी कुछ एनर्जी था, ठीक है। शुरू में सिस्टम के पास कुछ एनर्जी होगा, इनिशियल कंडीशन ये है बच्चों, और फाइनल कंडीशन इसी सिस्टम का ये है। इनिशियली इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहा होगा इनिशियली, तो जब हम इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो कुछ एनर्जी जो है बच्चों कैपेसिटर्स का हीट एनर्जी के रूप में लॉस हो जाता है। तो हम लोग निकालना चाहते हैं कितना एनर्जी लॉस होता है जब एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी का यानी कितना एनर्जी स्टोर करके सिस्टम रखता है, कैपेसिटर रखता है, तो हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं देखूं कि इसका एनर्जी कितना होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो हाफ C1V1 स्क्वायर होगा, और इसका एनर्जी कितना होगा, हाफ C2V2 स्क्वायर होगा। यानी शुरू में जो एनर्जी होगा बच्चों, इनिशियल एनर्जी की बात करें तो मैं चाहता हूं अगले ही पेज में लिखूं। देखो ध्यान देना, लॉस ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं, थर्ड लॉस ऑफ एनर्जी। कुछ एनर्जी जो होता है बच्चों, सम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स is lost in the form of heat energy, when two charged sphere are joined through a conducting wire, किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे तो कुछ एनर्जी जो है स्फीयर, ये हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाता है, क्योंकि वायर गर्म हो जाएगा बच्चों। जब चार्ज का फ्लो होगा तो वायर थोड़ा गर्म हो जाता है, इसलिए हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी लूज हो जाता है। अब कितना एनर्जी लूज होगा, तो आई होप कि ये आप कर चुके होंगे, ये सब सारा स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसका एनर्जी जो होगा ये हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी कितना होगा, उस पूरे सिस्टम का इनिशियल एनर्जी कितना होगा, इसका एनर्जी होगा बच्चों हाफ C1V1 स्क्वायर, और इसका एनर्जी हो जाएगा बच्चों हाफ C2V2 स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है हाफ CV स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ C1V1 के स्क्वायर के बराबर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर के बराबर, ये इनिशियल हुआ। फाइनली एनर्जी कितना होगा बच्चों, इसका हो जाएगा हाफ C1V स्क्वायर, और इसका एनर्जी हो जाएगा हाफ C2V स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इसका जो फाइनल एनर्जी होगा, यहाँ पे फाइनल एनर्जी ये हो जाएगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ, इसका एनर्जी हो जाएगा C2V स्क्वायर, ठीक है। जब हम लोग वायर से कनेक्ट कर दिए तो ये एनर्जी आया, टोटल एनर्जी, और इनिशियली एनर्जी जब हम लोग वायर से कनेक्ट नहीं किए थे तो ये एनर्जी आया, ठीक है। UI बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। तो आप लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालोगे, हमें तो पहले से पता है कि एनर्जी लॉस हुआ है, तो शुरू वाला एनर्जी ज्यादा होगा और बाद वाला एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ऐसे भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो अपने आप UI माइनस UF का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कितना एनर्जी लॉस हुआ, ठीक है। तो शुरू वाला जो एनर्जी है बच्चों, इनिशियल एनर्जी, ये हो जाएगा पहले वाले कैपेसिटर का एनर्जी होगा हाफ C1V1 स्क्वायर और दूसरे कैपेसिटर का हाफ C2V2 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी है। जब दोनों को हम वायर से कनेक्ट कर दिए तब जो एनर्जी आया, ये एनर्जी आया हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। अब लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया UI माइनस UF का वैल्यू। अगर आप इसको इसमें से घटाओगे, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, C1C2 बाय 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आता है बच्चों। और ये वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आता है, ग्रेटर जीरो आता है। ग्रेटर जीरो का मतलब हो गया कि UI का मान UF से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी शुरू में सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी था,
बाद में एनर्जी, फाइनल एनर्जी कम हो गया, इसका मतलब एनर्जी लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? तो भाई इनिशियल में से फाइनल घटा दो। ये लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों, ये वाला भी आपको याद रखना है। क्लियर है ये चीज? आई होप कि क्लियर है। आई होप। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों इस थियरी पे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना जरा, ठीक है? मजा आने वाला है। मुझे देख ले मुझे। टू आइडेंटिकल स्फीयर है। सबसे पहले तो मैं एक बार एक काम कर देता हूं, बार बार ये फॉर्मूला को समराइज कर देता हूं मैं, फॉर्मूला को समराइज, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो, ठीक है? सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग निकाले रेसिडुअल चार्जेस का। रेसिडुअल चार्जेस का फॉर्मूला था Q1 डैश बराबर, ये फॉर्मूला से याद रखो, Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2 इंटू C2। और Q2 डैश का फॉर्मूला था Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2। यहाँ पे बच्चों C1 होगा, सॉरी, यहाँ Q1 है तो यहाँ C1 होगा, यहाँ Q2 डैश है तो यहाँ C2। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बच्चों? Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी रे एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस। ये डब्ल्यू का वैल्यू आया जो कि UI माइनस UF है, जो कि UI माइनस UF है। ये आ जाएगा C1 C2 बाय 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, और इसी फॉर्मूला पे ज्यादातर आपको बच्चों इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा इस पे। और एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका जो कैपेसिटेंस था स्फेरिकल कैपेसिटर का, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, ठीक है? एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं जो इस क्वेश्चन में यूज आने वाला है अभी, ठीक है? ध्यान से देखना जरा इस क्वेश्चन में। पोटेंशियल जो होता है बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर कोई भी रहेगा, कोई भी कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग रहे चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा, इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है ये होता है KQ बाय R के बराबर, सरफेस पर पोटेंशियल। और यानी सरफेस के कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है KQ बाय R के बराबर। इसको यदि मैं चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहूं, मान लो इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा के बराबर, तो K के बदले मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और मैं क्या करता हूं R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, R स्क्वायर ऊपर में R लिख दिया। तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं कि Q बाय 4 पाई R स्क्वायर, इसको अलग कर लिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लिया, और यहाँ पे R को अलग कर लिया। Q बाय 4 पाई स्क्वायर को क्या बोलोगे? सिग्मा बोलोगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी फॉर्मूला आप याद रखोगे, VS बराबर सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इतने फॉर्मूला था युद्ध आने वाला है, देखते हैं आगे क्या तल पाते हैं हम लोग तो तल में, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स है A एंड B आर गिवन इक्वल चार्ज QH। दोनों स्फीयर को चार्ज QQ दिया गया है, स्फीयर A को भी स्फीयर B को भी। A third identical uncharged sphere is first touched with sphere A। एक तीसरा कोई स्फीयर है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उसको पहले is first touched with A, पहले A से उसको टच करवाया गया, then with sphere B, उसके बाद उसी स्फीयर को स्फीयर B से टच करवाया गया। If the initial force between A and B is F, अगर A और B के बीच में शुरू का फोर्स F है, then calculate the new force। यहाँ पे बच्चा होना चाहिए calculate the new force। अब कितना फोर्स होगा ये आपको निकालना है, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। देखो इसमें बच्चों दो स्फीयर है, एक स्फीयर है A, एक स्फीयर है B, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है। इस पे भी चार्ज है Q, इस पे भी चार्ज है Q, ठीक है? अब क्या किया गया, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर, मतलब कहने का मतलब एक स्फीयर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं बच्चों। देखो इसका भी रेडियस R है मान लो, और इसका भी रेडियस R है स्फीयर का, दोनों आइडेंटिकल है तो इसका कैपेसिटेंस दोनों का क्या होगा? सेम होगा। इसको भी चार्ज Q दिया गया, इसको भी चार्ज Q दिया गया। अभी इस दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है बच्चों, ये लगने वाला फोर्स, ये इनिशियल फोर्स F है, ठीक है?
अब क्या हुआ इसके साथ, ये ए स्फीयर है और ये बी स्फीयर है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, एक तीसरा अनचार्ज स्फीयर आता है, तीसरा, ये तीसरा स्फीयर है, ये तीसरा स्फीयर है, और इस पे अभी चार्ज क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, अभी चार्ज क्या है इस पे, 0 है। इसका भी कैपेसिटेंस कितना होगा, C के बराबर होगा। ठीक है, अब इस तीसरे वाले को पहले A से टच कराया जाता है। देखो स्फीयर इज फर्स्ट टच्ड विद स्फीयर A। आइए इसको A से टच करा के देखते हैं। तो मान लो ये स्फीयर है A, इस पे चार्ज कितना है, Q। दूसरा स्फीयर है ये, तीसरा स्फीयर है, इस पे चार्ज है अभी 0। ठीक है, लेकिन दोनों का कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, सेम है। इसको मैं मान लेता हूं Q1 का वैल्यू Q के बराबर है, क्योंकि इस पे स्फीयर जो है बच्चों, C मान लेते हैं इसको, इसका कैपेसिटेंस भी C है, इसका भी कैपेसिटेंस C है। अब ये Q1, इसको इस पे जितना चार्ज है, पहले Q चार्ज है, इसको Q1 मान लिया, और दूसरे पे जो चार्ज है इसको मैंने Q2 मान लिया। दूसरे पे चार्ज अभी क्या है, 0 है, तीसरा स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं, जब दोनों आइडेंटिकल बॉडी होता है बच्चों, आइडेंटिकल बॉडी, तो चार्ज आधा आधा बढ़ जाता है। इस पे कितना चार्ज था शुरू में, देखो चार्ज आधा आधा बढ़ता गया, यहाँ पे चार्ज है Q और यहाँ पे चार्ज है Q बराबर 0। तो क्या होगा, ये कुछ चार्ज इसको दे देगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है बच्चों, आइडेंटिकल है, तो टोटल चार्ज इस पे कितना है, टोटल चार्ज Q ही है, तो कुछ चार्ज Q/2 ये रखेगा, कुछ चार्ज Q/2 ये रखेगा। ठीक है, जब दो बॉडी आइडेंटिकल होता है तो आधा आधा चार्ज बढ़ जाता है, एवरेज चार्ज आ जाता है दोनों पे। ठीक है, अब A को मैंने अलग कर लिया, अब A पर बेचारा चार्ज कितना है, Q/2, और C पर भी, ये तीसरे वाले स्फीयर को भी मैंने अलग कर लिया तीसरे वाले स्फीयर को, इस पे भी अभी चार्ज कितना है, Q/2। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एंड देन विथ स्फीयर B, अब पहले इस तीसरे वाले स्फीयर को A से सटा दिया, तो ये इससे Q/2 चार्ज खींच लिया, अब इसके पास चार्ज कितना है, Q/2। अब इसको टच कराने जाएंगे हम स्फीयर B से, तो भैया स्फीयर B के पास, स्फीयर B पे कितना चार्ज था, Q चार्ज था, और ये तीसरा स्फीयर पे कितना चार्ज है, Q/2, तीसरा स्फीयर पे कितना चार्ज है, Q/2। ठीक है, अब सपोज करो कि अब जो दोनों को सटाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है बच्चों, तो इस पे भी आ जाएगा Q प्लस Q/2/2, यानी एवरेज चार्ज, दोनों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 2, और इस पे भी चार्ज आ जाएगा Q प्लस Q/2/2, यानी इस पे भी चार्ज आ जाएगा 3Q/4, और इस पे भी चार्ज आ जाएगा 3Q/4। यानी कि अब जो B पे, अब दोनों को अलग कर लो, अब जो B पे चार्ज आएगा वो होगा 3Q/4, और अब जो 3 पे चार्ज आ जाएगा, इसको अलग कर लेंगे, 3 पे, तीसरे वाले स्फीयर पे, इस पे भी आ जाएगा 3Q/4। अब आपसे पूछ रहा है कि A और B के बीच का फोर्स शुरू में कितना था, शुरू में था F। अब A और B के बीच का फोर्स कितना होगा, देखो अब A पे कितना चार्ज है, Q/2, B पे कितना चार्ज है, 3Q/4। ध्यान देना, A पे कितना चार्ज है, Q/2, B पे कितना चार्ज है, 3Q/4। अब इस दोनों के बीच का फोर्स निकालो, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 दैट इज Q/2 इंटू Q2 3Q/4 बाय R²। R इस दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं। अब इस शुरू में कितना फोर्स होता है, F बराबर K, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, KQ² बाय R², मतलब KQ² बाय R² को F लिख सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले करो KQ² बाय R² को अलग कर लो, और क्या क्या बच रहा है देख लो, यहां बच रहा है 1/2 और यहां बच रहा है 3/4, तो इसको मैंने F लिख दिया, F इंटू 3/4 टू जा ये 8 हो जाएगा, तो नया जो फोर्स होगा इसको मैंने F' बोल दिया। F' बराबर हो जाएगा बच्चों 3F/8 के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन बताने का क्या मीनिंग था, क्या आप पढ़ाए कुछ थ्योरी, क्वेश्चन कुछ और डाल दिए। ये तो हम लोग भी जानते थे कि दो आइडेंटिकल स्फीयर जब एक साथ जुड़ता है तो दोनों पे चार्ज हो जाता है। मान लीजिए ये जो आप बता रहे हैं, ये तो हमें भी पता था कि ये चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, और अगर दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब देखने में दोनों का कैपेसिटेंस अगर सेम है, दोनों का रेडियस सेम है,
लेकिन चार्ज अलग अलग है। तो दोनों को अगर सटाएंगे तो इस पे भी चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2 और इस पे भी आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2। ठीक है। अब सवाल ये है बच्चों कि अगर ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्या होगा? यदि मान लीजिए इसका रेडियस है r के बराबर और दूसरे का रेडियस है 2r के बराबर, इस पे चार्ज मैंने डाल दिया Q1, इस पे चार्ज मैंने डाल दिया Q2। अब दोनों को अगर ज्वाइन कर दे वाइड से या सटा दे तब कितना चार्ज आएगा? ठीक है। इसीलिए मैंने ये पहले आपको क्वेश्चन बताया, क्योंकि ताकि आप ये समझ सको कि इससे तो मैंने एवरेज चार्ज करके निकाल लिया कि कितना चार्ज आएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, अब देख लो जरा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसको भी बताऊंगा मैं कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करके उसको भी बना सकते हो। चलो, टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस r एंड 2r आर गिवन आइडेंटिकल चार्जेस q h। इस बार दो स्फीयर फिर से है, एक स्फीयर का रेडियस है r के बराबर और दूसरे स्फीयर का रेडियस है 2r के बराबर, दुगुना रेडियस है। ठीक है। कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड वैल्यू ऑफ रेसिडुअल चार्जेस ऑन ज्वाइनिंग देम विद अ कंडक्टिंग वायर। इस पे बोलता है बच्चों कि अगर मैं इसको वायर से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन ज्वाइनिंग देम विद द कंडक्टिंग वायर। अच्छा, इस पे चार्ज नहीं दिया हुआ है, चार्ज आइडेंटिकल चार्जेस क्यू, चार्ज दोनों पे चार्ज क्यू दिया हुआ है, पहले भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है। ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं Q1 है, इसको मैं मान लेता हूं Q2 है। ये वायर जोड़ने से पहले ऐसा सीन था, वायर जोड़ने से पहले इस पे चार्ज क्यू, इस पे चार्ज क्यू। ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं, जब वायर जोड़ दिया जाएगा बच्चों, जब वायर कनेक्ट कर दिया जाएगा तब इस पे कितना चार्ज बचेगा और इस पे कितना चार्ज बचेगा, क्योंकि चार्ज एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में फ्लो होगा। अब किधर होगा वो भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम वायर से ज्वाइन कर देंगे दोनों को तो किसमें से किसमें चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है। ये बाद में देखेंगे कि फर्स्ट में सेकंड में जाएगा कि सेकंड में से फर्स्ट में जाएगा। दूसरी बात, रेसिडुअल चार्जेस भी पूछ रहा है। अगर हम वायर से कनेक्ट कर दे तो इस पे कितना चार्ज बचेगा? क्या इस पे चार्ज वायर जोड़ने पर भी क्यू ही रहेगा और इस पे भी क्यू ही रहेगा? ये आपको निकालना है कितना रहेगा। तो चलिए आइए काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने से पहले आप ये जान ले कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। काम शुरू करने से पहले हम वायर जोड़ने रहे बच्चों। शुरू में चार्ज इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है। ठीक है। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C1 है, जो कि होगा 4πε0 रेडियस के बराबर। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C2 है, जो कि होगा 4πε0 इंटू 2r, दैट इज इसका होगा 8πε0 r के बराबर। ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? निकालो V1 बराबर। तो V का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? V बराबर क्या होता है? Q बाई C के बराबर। Q1 बाई C1 निकालो, Q1 है Q बाई C1 होगा 4πε0 r के बराबर। और V2 निकालोगे V2, तो V2 हो जाएगा Q2 बाई C2, यानी Q बाई C होता है फॉर्मूला V का, तो Q2 हो जाएगा Q के बराबर और C2 हो जाएगा 8πε0 r के बराबर। ठीक है। अब देखो जरा किधर का पोटेंशियल किधर है, मतलब किसका पोटेंशियल बड़ा है रे? V1 Q बाई 4πε0 r, V2 Q बाई 8πε0 r। ठीक है। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। तो जब हम वायर ज्वाइन करेंगे, अगर इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, क्या वायर है, तो चार्ज का फ्लो कहां से कहां तक होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी इस वाले स्फीयर से, फर्स्ट वाले स्फीयर से सेकेंड वाले स्फीयर की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। तो पहला मैंने ये पता कर लिया कि चार्ज का इधर से इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब पूछ रहा है रेसिडुअल चार्जेस। जब हम वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इस पे मान लो चार्ज आ गया Q1 डैश, इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश, इसी को रेसिडुअल चार्जेस बोलते हैं। अब हम लोग Q1 डैश का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। Q1 डैश बराबर है Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2 इंटू C के बराबर। अगर मैं इसका कैपेसिटेंस C के बराबर मान लूं, पहले वाले का 4πε0 r को, तो C2 का कैपेसिटेंस कितना मान सकता हूं मैं? 2C, क्योंकि C बराबर है 4πε0 r, तो 2C बराबर हो जाएगा 8πε0 r। तो C2 का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 2C के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी इसका रेडियस r है, अगर इसका कैपेसिटेंस हम C मानेंगे तो इसका कैपेसिटेंस 2r है, तो 2C हो जाएगा, क्योंकि C बराबर होता है 4πε0 r। ठीक है।
तो Q1 का वैल्यू कितना है बच्चों? Q1 का वैल्यू Q के बराबर है Q प्लस Q, C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 के बदले हम लिखने वाले हैं C प्लस 2C, C प्लस 2C इंटू C1। C1 का वैल्यू है C के बराबर, यहाँ C1 होगा बच्चों फॉर्मूला में। अच्छा 2Q बाई 3C इंटू C, ये हो जाएगा Q1 डैश का मान, यानी वाइड जोड़ने के बाद इस पे चार्ज बचेगा 2Q बाई 3। उसी तरह आप Q2 डैश निकाल सकते हो। Q2 डैश मतलब वाइड जोड़ने के बाद इस पे कितना चार्ज आएगा बच्चों? तो Q2 डैश बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2 बाय C2। Q1 प्लस Q2, तो शुरू में कितना चार्ज था? Q प्लस Q, 2Q बाय C1 प्लस C2। देख रही हो C1 प्लस C2 कितने के बराबर आया? C प्लस 2C, 3C के बराबर इंटू C2 है, C2 का वैल्यू 2C के बराबर है, 2C, C और C गया, ये आया 4Q बाई 3 के बराबर। तो रेसिडुअल चार्जेस आ गए, Q2 डैश का मान 4Q बाई 3, Q1 डैश का मान 2Q बाई 3, 2Q बाई 3 के बराबर हो गया। ये रेसिडुअल चार्जेस का आंसर हो गया बच्चों। अगर इसको टच भी कराते हैं दोनों को तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अब समझ में आया कि जब आइडेंटिकल नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? जब आइडेंटिकल था तो डायरेक्टली बना दिए, आइडेंटिकल नहीं भी रहेगा तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जेईई का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and 2r are charged such that both of them have same charge density sigma। दो स्फीयर है जिसका एक का रेडियस r, दूसरे का रेडियस है 2r, और दोनों को चार्ज कर दिया गया ऐसे कि दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम है। दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम। द स्फीयर्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर। इस दोनों स्फीयर को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया, थोड़ा सा दूर है लेकिन वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। बोल रहा है फाइंड द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन बिगर स्फीयर। बिगर स्फीयर का नया चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ये क्या हुआ, कैसे हुआ? देखो बिगर स्फीयर का न्यू चार्ज डेंसिटी कितना होगा ये निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें। क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है ए, एक स्फीयर हुआ करता था जिसका रेडियस है r के बराबर। दूसरा स्फीयर हुआ करता था जिसका नाम मैंने b रखा है और इसका रेडियस हुआ करता था 2r, और दोनों को चार्ज ऐसे दिया गया बच्चों कि इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द स्फीयर्स आर लोकेटेड फार अवे, कुछ दूरी पर है दोनों स्फीयर फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर, और इसको क्या कर दिया गया? एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। मतलब बाद वाला जो सीन है बच्चों, ये इसको वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। पहले हम लोग ये जान ले कि वायर के कनेक्टेड होने से पहले ही ये क्या सीन था। तो ऐसा सीन था, वायर से जब कनेक्ट कर दिया गया तो अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर स्फीयर। इस बड़े वाले स्फीयर का नया चार्ज डेंसिटी क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए इसको। चलो इसका हम लोग क्या करें कि इस पे चार्ज कितना होगा बच्चों शुरू में ये निकाल लो पहले। Q1 इस पे चार्ज कितना होगा, शुरुआत में चार्ज कितना होगा इसको Q1 मानते हैं। अब बाद में जो चार्ज आएगा इसको Q1 डैश मानेंगे, रेसिडुअल चार्जेस को ज्वाइन करने के बाद। ज्वाइन करने से पहले मान लो चार्ज था Q1, और Q1 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू इसका एरिया, सरफेस एरिया। गोला का सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4πr²। ये हो जाएगा चार्ज Q1, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों? C1 बराबर 4πε0r, और इसको मैं मान लेता हूं C के बराबर। इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? पोटेंशियल V1 मान लेता हूं, ठीक है। तो सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा के टर्म में आप जानते हो सिग्मा r/ε0 होता है। मैंने फॉर्मूला में लिखा हुआ था कि इसके सरफेस पर पोटेंशियल होगा सिग्मा r/ε0 इसके सरफेस पे। चलिए सेम तीनों काम इस पे भी करता है, तुम पे भी करेंगे ये तीनों काम है। इस पर जो चार्ज है बच्चों Q2 वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4π2r का स्क्वायर, ठीक है। ये चार्ज बराबर क्या होता है? सिग्मा को इसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 8 नहीं 16 हो जाएगा ना, 2 2 4 4 4 16 16πr², ये हो जाएगा।
इसका पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल सिग्मा इंटू 2r बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि V1 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो V1 से बड़ा है, V1 का वैल्यू है सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका होगा सिग्मा, रेडियस है 2r तो 2r बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, और इसका कैपेसिटेंस का मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो r के बदले यहाँ क्या डालेंगे, 2r, यानी ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर। और इसको मैं देखो क्या मानता हूं, C1 को माना हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, C1 का मान निकला है, इसको मैंने मान लिया है C, तो इसको 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r को मैं कितना मान लूंगा, 2C, यानी ये C2 होगा बच्चों। C2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2C के बराबर। C2 का मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना है। अगर मैं दोनों को वाइड से ज्वाइन कर दूं तो चूंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, V2 पोटेंशियल ज्यादा है V1 से, तो चार्ज B से A में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब चार्ज इधर फ्लो होना शुरू हुआ तो मान लो इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश, इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश। आपको कौन सा चार्ज निकालना है, दोनों चार्ज निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपको चार्ज निकालना है इस पे। क्यों, क्योंकि आपको चार्ज डेंसिटी, न्यू चार्ज डेंसिटी किसका पूछ रहा है, बिगर स्फीयर का पूछ रहा है। तो आप पहले इस पे चार्ज निकाल लो कितना होगा, उसके बाद चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकाल लो Q2 डैश कितना होगा। Q2 डैश मतलब इसमें वायर से कनेक्ट करने के बाद इसका जो चार्ज होगा वो कितना बचेगा इस पे चार्ज, वो निकालना है, रेसिडुअल चार्जेस। इसका फॉर्मूला है Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2, यहाँ Q2 है तो यहाँ जाएगा C2 के बराबर। चलिए Q1 का मान कितना है बच्चों, Q1 का मान है सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और Q2 का मान कितना है, सिग्मा इंटू 16 पाई r स्क्वायर, सिग्मा इंटू 16 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 का मान C माने हुए है और C2 का मान कितना माने हुए हम लोग, 2C, 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 2C ग्रेट हो, C2, 2C ग्रेट हो, 2C, 2C, C2 का वैल्यू कितने के बराबर, 2C के बराबर। चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो Q2 डैश का वैल्यू आएगा, Q2 डैश का ये हो जाएगा 16 और 4 20 सिग्मा इंटू 20 पाई r स्क्वायर बाय C प्लस 2C 3C हो जाएगा, और C कट जाएगा तो 2/3 बच जाएगा, 2/3, इधर 2 बचेगा इधर 3, यानी Q2 डैश का वैल्यू आएगा बच्चों, Q2 डैश का 2/3 सिग्मा इंटू 20 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इसका चार्ज डेंसिटी आपसे पूछ रहा है, नया चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो मान लो बिगर स्फीयर का नया चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2 इसका, तो भाई इसका रेडियस तो चेंज नहीं होगा, तो नया वाला जो चार्ज डेंसिटी होगा, तो नया चार्ज कितना आ गया Q2 डैश बाय इसका एरिया, सरफेस एरिया। तो Q2 डैश का वैल्यू कितना है बच्चों, 2/3। अच्छा इसको नीचे लिखता हूं, तो नया वाला चार्ज कितना आया है, इस स्फीयर पे चार्ज कितना बचा है Q2 डैश, Q2 डैश का वैल्यू है 2/3 सिग्मा इंटू 20 पाई r स्क्वायर, और इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई इंटू 2r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर। अब काटो जरा, काटो काटो सिग्मा इंटू सिग्मा को मैं बाहर कर लेता हूं थोड़ा सा, 2/3 और 20 पाई r स्क्वायर ऊपर है, 20 पाई r स्क्वायर, और नीचे है 4 2 2 4 16 पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर गया, और यहाँ पे बचेगा बच्चों 4 चुका 16, 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, दैट इज यहाँ बच रहा है 5/6, 5/6 इंटू सिग्मा, ये बच रहा है 5/3 to 6 इंटू सिग्मा। ये नया चार्ज डेंसिटी होगा किसका, बिगर स्फीयर का। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, क्लियर। ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो। टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस r and 2r are given charge in each way such a way that the surface charge density are identical and equal to sigma. On joining them with the wire, find the direction of flow of charge and calculate the residual charges after redistribution. सेम क्वेश्चन है बच्चों, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन बनाए हो, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हो। ये पहला स्फीयर है जिसका रेडियस है r के बराबर, ये दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है 2r के बराबर। ऐसा बराबर बना दूं, ओहो बराबर, आओ ये क्या हुआ,
हाँ, ये तो सर आप कुछ भी बना देते हैं। ये टुवार है, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। दोनों को कनेक्ट कर दिया गया वाइड से। अब पूछ रहा है इस पे रेसिडुअल चार्जेस कितने होंगे, Q1 डैश और इस पर Q2 डैश दोनों निकालना है। ये भी कितना होगा और ये भी कितना होगा। जो है वाई ज्वाइन करने के बाद किधर से किधर चार्ज पहले फ्लो करेगा ये पता करना है। सेम क्वेश्चन है जैसा पहले आप बनाए हो, प्रीवियस क्वेश्चन बनाए हो। तो कभी अलविदा न कहना, अलविदा नहीं कहेंगे दोस्तों। बच्चों आप पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके जरूर देखना। थैंक यू सो मच।